हाथरस भगदड़ कांड को हुए आज 8 दिन हो रहे हैं, लेकिन अब तक एक सवाल बना हुआ है कि हाथरस में हुई 121 मौतों का असली गुनहगार और असली जिम्मेदार कौन है। बाबा नारायण साकार हरि अभी भी अंडरग्राउंड है, उसके 11 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस बीच हाथरस भगदड़ कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट में थोड़ी देर में ये सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट ही देखने के बाद योगी आदित्यनाथ हाथरस कांड में लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। हाथरस पर एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें अफसरों और लोकल प्रशासन की लापरवाही को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट का पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से स्थानीय प्रशासन पर गाज गिर सकती है। 2 सदस्यीय कमेटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी पाया है। हालांकि रिपोर्ट में फिलहाल भोले बाबा का किसी गलती का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, आयोजक के साथ साथ अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज, ऐसी संभावना इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही तो खुलकर सामने आई है। इतनी बड़ी भीड़ जब वहां पर एकत्रित हुई तो फिर वहां पर सुनियोजित तरीके से प्रशासनिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मची जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर अंदर अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि जांच के लिए बनी 2 मेंबर्स की कमेटी को अपनी पड़ताल पूरी करने में अभी 6 दिन का वक्त लगा और उसमें भी बाबा की गलती का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा इस पूरे मामले में बचकर निकल जाएगा। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सीएम योगी सूरजपाल पर क्या एक्शन लेंगे, सवाल इसे लेकर भी बना हुआ है। मौत की जो भगदड़ हुई है वो आखिर शुरू कहां से हुई, ट्रिगर कहां से हुई, ऐसी क्या बातें वहां पर कही गई, ऐसी क्या व्यवस्था वहां पर थी जिसकी वजह से, या कहें कि अव्यवस्था थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, ये बड़ा सवाल है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है आपको बता दें। हाथरस भगदड़ कांड की वो रिपोर्ट जो 6 दिन की जांच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबमिट कर दी गई है, उसमें इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हादसे के जिम्मेदार सत्संग के आयोजक हैं। हैरानी की बात यह है कि भोले बाबा की किसी गलती का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सही इंतजाम होता तो मौत का आंकड़ा कम होता, इंतजाम नहीं था, यह भी एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त व्यवस्था वहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है कि भोले बाबा की किसी गलती का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि भोले बाबा ने बोला था कि जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे चरणों के धूल ले लेना, वो रज ले लेना। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाला भोले बाबा इस मामले में क्या बचकर निकल जाएगा। 121 मौत का गुनहगार क्या वो खुद नहीं है। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ कमिश्नर अलीगढ़ क्षेत्र अभी की एसआईटी की इस रिपोर्ट में 150 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी और कई पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। आयोजन की शर्तों के अनुपालन की भी जांच की गई है। 2 मेंबर्स की कमेटी ने कुल 6 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट बनाने से पहले इस बात की जांच की गई कि सत्संग का आयोजन कराने वालों ने आयोजन की शर्तों को निभाया या नहीं निभाया तो कितना निभाया। एसआईटी ने अपनी ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल तक पहुंच गई है। एक एक करके और खुलासे सामने होते रहेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में जो मेन बात निकल कर आई उसमें कई अधिकारी और लोकल प्रशासन के कर्मचारी नप सकते हैं। रिपोर्ट में लोकल प्रशासन पर सवाल उठे हैं कि कैसे इतनी भीड़ के बाद भी उन्होंने उसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए। अव्वल तो पहले तो जानकारी ही दी गई थी कि 80,000 लोग वहां पर एकत्रित होंगे और लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। क्यों नहीं, जब लोग बढ़ रहे थे तो फिर प्रशासन को इत्तला की गई कि यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, आप समुचित व्यवस्था करवाएं। सवाल यह भी, लापरवाही बरतने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद दोषी पाए गए अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट का पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में गाज गिर सकती है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरे मामले में क्या
ये सूरजपाल बचकर निकल जाएगा? क्या इसकी कोई गलती नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है? देखिए मीनाक्षी, ये वाकई में बड़ा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि ये एसआईटी की रिपोर्ट है जिसको कि शुरुआती दिनों में बनाया गया है। ये माना जाना चाहिए कि जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है जिसको कि बनाने में 2 महीने का वक्त लगेगा, उसकी रिपोर्ट को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की मौके पर उदासीनता दिखाई गई अफसरों द्वारा, लोकल प्रशासन द्वारा, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का जिसमें जिक्र किया गया है एसआईटी रिपोर्ट में, कि उसको भी राज्य सरकार को एक बार फिर से मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सामने आई थी कि जिस तरीके से भोले बाबा के जो लोग थे, जो आयोजक थे, उन्होंने स्थानीय पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को उस पर्टिकुलर पेरिफेरी में अंदर नहीं आने दिया था, अनुमति नहीं दी थी, जहां पर सुरक्षा के इंतजामों की दावा किया गया था कि भोले बाबा की जो टीम है, आयोजक जो है वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं दिखाई कि वो अंदर भी जाएंगे, अंदर भी चीजों को चेक करेंगे। और चूंकि 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और वहां मौके पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे में प्रशासन की उदासीनता है, प्रशासन की अनुमति देने के बाद वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर में जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने टेबल की जाएगी, ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसमें कड़े एक्शन लेंगे, सख्त एक्शन लेंगे। और जो आयोजन वो मास्टर हैं, वो बख्शेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद हम भी कर रहे हैं। और ऐसे में बाबा पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर तो हमारी भी निगाह टिकी हुई है। विशाल, आप रहिएगा हमारे साथ। हाथरस कांड पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को इस मामले में पकड़ लिया है। इसके साथ ही हाथरस मामले में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 11 तक जा पहुंची है। जिन सेवादारों को अरेस्ट किया गया है, आइए उनके नाम आपको बता दें। दुर्वेश, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। हाथरस का रहने वाला राम प्रकाश शाह के ये गिरफ्तार किया जा चुका है। दलवीर पार, मैनपुरी का ही रहने वाला संजू यादव, हाथरस जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, राम यादव, मुकेश कुमार, उपेंद्र यादव, मंजू यादव, मेघ सिंह और मंजू देवी, ये पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। लेकिन उसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां हुई है। और मुख्य सेवादार जिसने ये पूरा आयोजन करवाया था, जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर, ये गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए अब गिरफ्तार किए गए सेवादार और आरोपियों की संख्या अब कुल मिलाकर 11 हो चुकी है। हाथरस कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। मैंने आपको जानकारी दी, इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या और अपडेट है वो आपके सामने रख दूं। अब तक बाबा के 11 सेवादार गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मधुकर अरेस्ट किया जा चुका है, जिसने हाथरस में ये पूरा आयोजन करवाया था। सूरजपाल पर अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है, एफआईआर में उसका नाम नहीं है। न्यायिक आयोग के सामने चश्मदीदों के बयान बाकायदा दर्ज कराए गए। वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो इस सत्संग को अटेंड करने पहुंचे थे, उन्होंने क्या देखा, क्या कमी थी, क्योंकि अब तो जहरीले स्प्रे वाली बात भी हो रही है। बाबा के वकील ये कह रहे हैं कि जहरीला स्प्रे वहां पर छिड़का गया था, तो ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। बाबा के बैंक खाते, संपत्ति और मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है कि बाबा के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई कहां से। इस पूरे मामले में पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिंदु क्या क्या हैं, वो भी आपको बता देते हैं। बाबा को पहले तो कहां कहां से फंडिंग होती है, ये पता लगाने के लिए बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जितनी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसकी जांच की जा रही है। मसलन कितने बंगले हैं या कितनी प्रॉपर्टी, कितनी लैंड है उनके पास। मनी ट्रेल यानी कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितने बड़े अमाउंट में ये घूम रहा है पैसा, उसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये भी कि साजिश के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जानबूझकर भीड़ के बीच में से बाबा की गाड़ी निकाली गई थी? क्योंकि गाड़ी निकालने का दूसरा एग्जिट भी हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भीड़ के बीच में से गाड़ी निकाली गई और लोग बेतहाशा गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे और इसी दौड़ में लोगों की जान गई है, लोगों का पांव फिसला है। सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई उन्हें कंट्रोल करने के लिए। पहले तो उन्हें काबू में करके रखा और फिर अचानक से उन्हें छोड़ दिया, और फिर जब छोड़ा वो बेकाबू हो गए तो उन पर लाठियां चलाने लगे। अब सवाल यह भी कि मुख्य आरोपी का क्या किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी,
कुछ बयानात भी ऐसे सामने आए थे जिससे लेकर ये सवाल उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव से कोई कनेक्शन है, क्या समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है या फिर किसी और सियासी दल से कोई कनेक्शन है। कुछ समय पहले राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ऐसे तमाम तरीके से ये वो जांच के पहलू है जिन पर गौर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त इस खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। मैनपुरी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, किन किन एंगल से जांच की जा रही है और अभी तक इस मामले में अगर मैं राजनीतिक दलों के कनेक्शन की बात करूं तो क्या कोई कनेक्शन अभी तक बाबा का निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बाबा सीधे तौर पर ना कोई चंदा लेता था, ना चंदे की कोई अपील करता था, लेकिन बावजूद इसके इतने सारे आश्रम और ये सब कैसे बने, इसके लिए बाकायदा कुछ फंडिंग हुई है, कुछ चंदा मिला है बड़े लोगों से जिनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी शामिल हैं। तो अब उन फंडिंग सोर्सेज की जांच हो रही है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर देव प्रकाश मधुकर को छोड़ दिया जाए जो कि एक सरकारी नौकरी में अनुबंध पर हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी माली हालत का नहीं है जिसका एक पक्का बढ़िया बना हुआ मकान भी हो। जो महिला गिरफ्तार की गई है उसका एक 6 महीने का दूध पीता बच्चा है। जो पुरुष गिरफ्तार किए गए उनमें कईयों की उम्र 60-60 साल है। घर में 3 कमरे का मकान है लेकिन जिसमें लिपाई भी नहीं हो रखी, जिससे पता चलता है कि जो सेवादार पकड़े हैं उनकी इतनी आर्थिक हैसियत हालत नहीं है कि 80,000 लोगों के कार्यक्रम का आयोजन कर सके। सवाल यह है कि आखिर ये फंडिंग कहां से आ रही थी। टेंट हाउस की पेमेंट का अगर हम बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का टेंट हाउस का बिल था, जिसके लिए 2.5 लाख के आसपास पेमेंट की गई थी। तो अब पुलिस खंगाल रही है कि अगर बाबा के भक्त निर्धन हैं, गरीब हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त पवन आप दे रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन हो जाएं और एक पैसे का ट्रेल अभी तक क्योंकि सामने नहीं आया, तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फंडिंग कहां से हो रही थी, कौन किसके लिए ये फंडिंग कर रहा था। बहुत शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए आपका। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और